कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है और चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान को अक्षम्य बताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान है और 140 करोड़ देशवासियों का भी अनादर है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस की हताशा और गिरती राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक बताया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना जनता के जनादेश का अपमान है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान गलत संदर्भ में लिया गया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी और एआईएडीएमके के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे। नमक्कल और तिरुपुर जिलों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि इस बार राज्य में एनडीए सरकार बनने जा रही है। सीएम यादव ने एमके स्टालिन और डीएमके कांग्रेस पर निशाना साधते हुए परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता इस बार इन दलों को जवाब देगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना होगा कि चुनाव में जनता किसे जनादेश देती है। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव सुर्खियों में है। मालदा में जनसभा के दौरान तेज गर्मी के चलते उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। सामने आए वीडियो में वे बेड पर लेटे नजर आए, जहां उन्हें राहत देने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच उनका एक विवादित बयान भी चर्चा में है, जिस पर बिहार राज्य महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। आयोग ने 3 दिनों में जवाब मांगा है और उनकी टिप्पणी कर कड़ी आपत्ति जताई है। पप्पू यादव के बयान ने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है, जहां महिलाओं की स्थिति और राजनीतिक संस्कृति पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस विवाद और स्वास्थ्य दोनों मुद्दों का आगे क्या असर पड़ता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में केजरीवाल समेत कई नेताओं और पत्रकार रवीश कुमार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। याचिका में आरोप है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया गया, जो न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। इस मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेताओं के नाम भी शामिल हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल ने पहले जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से केस की सुनवाई से अलग होने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई अहम मानी जा रही है, जिससे केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पंजाब में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की निगरानी में चल रहे गैंगस्टर त्योहार अभियान ने 3 महीनों में बड़ा असर दिखाया है। पंजाब पुलिस ने 62,000 से ज्यादा छापेमारी करते हुए 22,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सैकड़ों गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े लोग शामिल हैं। इस अभियान के तहत सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि गैंगस्टरों के फंडिंग और लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थ बरामद किए हैं, जिससे अपराधी नेटवर्क की कमर टूटी है। एडीजीपी प्रमोद बान के मुताबिक ये अभियान अपराधियों को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस सख्त कार्रवाई से पंजाब में गैंगस्टर कल्चर पूरी तरह खत्म हो पाएगा? पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक देबाशीष कुमार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की छापेमारी में उनके ठिकानों से करीब 1.75 करोड़ रुपए के हीरे जेवरात और सोना बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि चुनावी हल्फनामे में घोषित संपत्ति और छापेमारी में मिली संपत्ति के बीच बड़ा अंतर है। कई कीमती गहनों और सोने का जिक्र हल्फनामे में नहीं किया गया था। इसके अलावा एक कंपनी से 6 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं, जिसमें विधायक की हिस्सेदारी बताई जा रही है। विधायक के करीबी सहयोग के पास से भी विदेशी हॉलमार्क वाला सोना मिला है, जिससे जांच और गहराती जा रही है। अब आयकर विभाग ने इस मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है और विधायक से जवाब भी मांगा है। अलगाववादी नेता यासीन मालिक की सजा को लेकर 22 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने
टेरर फंडिंग मामले में मालिक के लिए मौत की सजा की मांग की है, जबकि वे पहले से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने 2022 में उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्र कैद सुनाई थी, लेकिन मौत की सजा नहीं दी थी। अब एनआईए का तर्क है कि इतने गंभीर आतंकी अपराधों में अधिकतम सजा दी जानी चाहिए ताकि गलत मिसाल ना बने। वहीं यासीन मालिक ने एजेंसी पर सुनवाई में देरी का आरोप लगाया है और अपने जवाब में कई गंभीर दावे किए हैं। अब इस हाई प्रोफाइल मामले पर सभी की नजरें टिकी है। क्या अदालत सजा बढ़ाने का फैसला करेगी या उम्र कैद ही बरकरार रहेगी? दिल्ली में बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब सभी स्कूलों में वाटर बिल सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसके तहत हर 45 से 60 मिनट में घंटी बजाकर छात्रों को पानी पीने की याद दिलाई जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के बाद ये फैसला लिया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। स्कूलों को आउटडोर असेंबली से बचने, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी रोकने और बच्चों को हीट वेव से बचाव के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बड़ी सिस्टम के जरिए छात्रों को एक दूसरे का ध्यान रखने को कहा गया है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब सवाल, क्या ये उपाय भीषण गर्मी से छात्र का सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त साबित होंगे? उत्तराखंड में पवित्र चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इससे पहले नरसिंह मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और मां लक्ष्मी के आह्वान के साथ डोली यात्रा को बद्रीनाथ के लिए रवाना किया गया। परंपरा के अनुसार कपाट खुलने से पहले मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि शीतकाल में वह भगवान बद्री विशाल के साथ गर्भगृह में विराजमान रहती है। बैंड बाजा, भजन कीर्तन और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में चर्चित सेक्स स्कैंडल मामले जांच में नया मोड़ ले लिया है। अचलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी अयान अहमद को और उजैर खान समेत चारों आरोपियों की पुलिस कस्टडी 27 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि जांच में तेजी लाई जाए और ठोस सबूत पेश किया जाए। पुलिस का कहना है कि अभी कई अहम पहलुओं की जांच बाकी है, जिसमें डिजिटल सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन और वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच शामिल है। वहीं बचाव पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। अदालत ने साफ किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सबकी नजर 27 अप्रैल पर टिकी है, जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी।